नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम शाउल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से। पाठ्यक्रम अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप, सप्ताह 4, व्याख्यान 20। अनुवाद क्या है? कला या शिल्प। अनुवाद एक विकसित विज्ञान। अनुवाद और भाषा विज्ञान परिचय। अनुवाद और भाषा विज्ञान परिचय में भाग 3 पर आज व्याख्यान होगी। इस पर हम देखेंगे। पिछले व्याख्यानों में हमने भाषा विज्ञान क्या है देखा, फिर अनुवाद और भाषा विज्ञान का संबंध देखा। उसी का जो है आगे विस्तार रूप है। अनुवाद और वाक्य विज्ञान। भाषा विज्ञान की एक शाखा वाक्य विज्ञान है, जो किसी भाषा के वाक्यों की संरचना का अध्ययन करती है तथा अनुवाद में एक भाषा के वाक्यों को दूसरी भाषा में रूपांतरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक भाषा की वाक्य संरचना को दूसरी भाषा की प्रकृति के अनुरूप वाक्य संरचना में बदल दिया जाता है। इस प्रकार विभिन्न भाषाओं के वाक्यों के सूक्ष्म विश्लेषण का विज्ञान वाक्य विज्ञान का निश्चित रूप से अनुवाद में बहुत मदद हो सकता है। पुराने समय में बहुत से लोगों का मानना था कि अनुवाद शाब्दिक होना चाहिए। इस प्रकार अनुवाद में शब्द या शब्द स्तर महत्वपूर्ण था। कुछ ग्रीक और रोमन अनुवादकों ने बाइबल का भी इसी तरह अनुवाद किया, लेकिन उन शाब्दिक अनुवादों की अजीबोगरीबता, जैसे अर्थ और शैली के मामले में, ना जल्द ही यह स्पष्ट कर दिया कि अनुवाद में शब्द या शब्द स्तर उतना महत्व नहीं है जितना अर्थ या भाव, और अर्थ या भाव शब्द स्तर पर नहीं बल्कि वाक्य स्तर पर होती है। वाक्य स्तर पर अनुवाद की आवश्यकता होती है। दरअसल ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाता है और भाषा की स्वाभाविक बुनियादी इकाई वाक्य है, शब्द नहीं। वाक्यों के जरिए ही मनुष्य सोचता, बोलता और समझता है। अगर हम कभी कभी बातचीत में कोई शब्द इस्तेमाल भी करते हैं तो वो एक शब्द पूरे वाक्य के संदर्भ में ही बोला और समझा जाता है। तो अब यहाँ पे हम कुछ बोलेंगे तो वो कैसे समझेंगे जब वाक्य में नहीं हो? तो हाँ, एक वाक्य एक शब्द से भी पूरा हो सकता है। जैसे हमने कहा, किसी ने कुछ पूछा तो हमने कहा हाँ या हमने कहा ना, तो वहाँ एक शब्द एक वाक्य है। लेकिन हर बार ऐसा वाक्य नहीं होता। भाषा में अर्थ या भाव सदा वाक्य के आधार पर होता है, अतः अनुवाद भी वाक्य स्तर पर ही होना चाहिए। अतः वाक्य विन्यास के व्यवहारिक ज्ञान के बिना अच्छा अनुवाद नहीं हो सकता, यह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट है। तो अब वाक्य के बिना नहीं हो सकता। बाह्य संरचना तथा आंतरिक संरचना में आम तौर पर वाक्यों के लिए एक ही मतलब होता है। कई अर्थों वाले वाक्य या वाक्यांश का अनुवाद करते समय अनुवादक को उनमें से एक या कई चुनने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। स्पष्ट रूप से मौजूद अर्थों और संदर्भों को ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा अर्थ गलत समझा जा सकता है। समान ही बाह्य और आंतरिक स्तर पर वाक्य संरचना की आवश्यकता नहीं होती। निकटतम अव्यय। किसी वाक्य को बनाने वाले विभिन्न शब्द या खंड उसके अव्यय कहलाते हैं। किसी वाक्य का सटीक अर्थ जानने के लिए यह जानना जरूर है कि वाक्य में कौन सा अव्यय किस अव्यय से संबंध निकट है, क्योंकि तात्कालिक अव्यय बुनियादी रूप से अर्थ के तत्वों का निर्माण करता है। कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे वाक्य में कई वाक्य में तात्कालिक अव्यय के संबंध विभिन्न रूप में हो सकते हैं, इसलिए उनके कई अर्थ हो सकते हैं। अंततः एक वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए घटकों के बीच के संबंधों को समझना महत्वपूर्ण है। इसलिए अनुवादक को भी तात्कालिक अवयवों पर विचार करना चाहिए। सप्रयोग। वाक्य में सप्रयोग का बहुत महत्व है। प्रत्येक
भाषा में एक निश्चित शब्द के साथ विशेष अर्थों में सभी शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। कुछ अस्पष्ट शब्द उस शब्द के साथ उस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लिंग, प्राकृतिक लिंग और व्याकरणिक लिंग हमेशा एक जैसे नहीं होते, इसलिए व्याकरणिक लिंग वाली भाषाओं में अनुवाद करते समय लिंग का ध्यान आवश्यक रखना चाहिए। यदि स्रोत भाषा में व्याकरणिक लिंग नहीं है, जैसे कुछ भाषाओं में व्याकरणिक लिंग नहीं है, उदाहरण के लिए फारसी, ताजिक, उज्बेक, तुर्की आदि में, तो लक्ष्य भाषा में व्याकरणिक लिंग है तो और भी अधिक सावधान रहना चाहिए। इस मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही लिंग संबंधी त्रुटियों का कारण बन सकती है। इसलिए अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य भाषा में व्याकरणिक लिंग से संबंधित रीति रिवाज और नियमों की जानकारी होनी चाहिए। इसके प्रति हमेशा सावधान रहनी चाहिए। तो लिंग जो है वो परिवर्तित होते हैं हर भाषा, एक भाषा से दूसरी भाषा में। वचन के संबंध में प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। अनुवादक को इस संबंध में सावधान रहना चाहिए कि भाषाओं में सम्मान के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में अनुवादक को लक्ष्य भाषा के नियमों के अनुसार शुद्ध भाषा के शब्दों में जहाँ भी आवश्यकता हो बदलाव करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम जैसे सम्मान के लिए, हम अपने आप को सम्मानित करने के लिए अगर बड़े पद पर हैं तो कौन कह रहे हैं? हम कह रहे हैं। हम कौन है? एक ही व्यक्ति है जो कह रहा है, लेकिन कहते हैं हम कह रहे हैं। तो यहाँ सतर्कता बरतनी चाहिए कि वो एक व्यक्ति को से संबंधित है या अनेक। जैसे पूरे समुदाय को एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका प्रधान है, तो समुदाय को लेकर जब बात करते हैं वो कहेंगे हम लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। लेकिन कभी कभार वो उच्च पद पर है या एक सम्मानित पद पर है तो कहेंगे हम कह रहे हैं, आप करिए। पुरुष, कभी कभी अनुवाद में सर्वनाम के पुरुष रूप में परिवर्तन भी आवश्यक हो जाता है। कारक चिन्ह भाषा की प्रकृति के अनुसार अनुवादक को कभी कभी वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह को भी परिवर्तन करना पड़ता है। पदक्रम, प्रत्येक वाक्य में पदों का एक विशिष्ट क्रम होता है। अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्रोत भाषा के शब्दों का क्रम लक्ष्य भाषा में किया जाए तो अनुवाद में ना दिखाई दें। किसी विशिष्ट प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए पदों के क्रम में परिवर्तन किया जाता है। जैसे क्रिया कभी आगे आ जाती है, कभी काल जो है, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल को जानने के लिए, जैसे वॉज, आई वॉज देयर, तो वॉज पहले रहा, मैं वहाँ रहा था जो है वो बाद में आ रहा है वाक्य में। तो दो भाषाओं में पद क्रम में अंतर होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक भाषा में उसके नियम एक जैसे हों। अनुवादक को उन भिन्नताओं पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा संपर्क के कारण कभी कभी अर्थ बदल जाते हैं। जैसे सरकारी दूध की दुकान, दूध की सरकारी दुकान, ताज़ा वाले आम का जूस या हम कहें रस, आम का ताज़ा वाला जूस, और कभी भी गलत भी हो सकता है, गाय का गर्म दूध, गर्म गाय का दूध, ये उदाहरण लिखने। व्याकरणिक परिवर्तन, स्रोत भाषा की वाक्य संरचना लक्ष्य भाषा की वाक्य संरचना भिन्न होती है। इसलिए कभी कभी स्रोत भाषा के वाक्य के शब्द को लक्ष्य भाषा में अनुकूल बनाने के लिए उनमें व्याकरणिक परिवर्तन करना पड़ता है। वैसे भी अनुवादक कभी कभी ऐसे बदलाव किसी विशेष संदर्भ में ही करता है। काल, कभी कभी स्रोत और लक्ष्य भाषा के बीच वाक्यों के विभिन्न कालों के निरूपण में पूर्ण समानता होती है, किंतु कभी कभी असमानता भी होती है, और ऐसी स्थिति में अनुवादक को बहुत सचेत रूप से अनुवाद करना चाहिए। अब काल निर्धारण में हम जब एक पूरे पैराग्राफ में हैं, वाक्यों जो है वो एक से एक जो है संदर्भित हैं, लगे हुए हैं, तो वहाँ हम काल को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत होती है। वाक्य कभी कभी अनुवाद करते समय वाक्य में अंतर करना पड़ता है, छोड़ना। कभी कभी अनुवाद में स्रोत सामग्री के वाक्य को लक्ष्य भाषा में लाते समय
एक या अधिक शब्दों को छोड़ना पड़ता है। इसका मुख्य कारण स्रोत और लक्ष्य भाषा में प्रयोग में अंतर होता है। वास्तव में अनुवादक को भाषा का ध्यान रखना चाहिए, ना कि इस बात का कि अनुवाद में उतने ही शब्द होने चाहिए जितने मूल वाक्य में हो। तो जैसे दो शब्द आ गए, जैसे प्लीज है, कृपया, हमने कहा आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट भी है, आई रिक्वेस्ट यू, फिर काइंडली भी है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। यहाँ पे कई बार जो है एक ही चीज़ को, जहाँ पे हम रिक्वेस्ट बोलना चाह रहे हैं, वहाँ पे कृपया बोलना चाह रहे हैं, वहाँ पे हम बार बार उसका प्रयोग करने लगते हैं। तो वहाँ हम कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं, जिसमें भाव, जब उसका अनुवाद करेंगे तो भाव वही आना है। जैसे निम्रता से बहुत ही हम अपने आदर के साथ बता रहे हैं, सम्मान के साथ बोल रहे हैं कि आप कृपया ये काम कर दीजिए। जैसे अधिकारियों से हम बात करते हैं तब जोड़ना, कभी कभी कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता होती है। यदि हम स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा को स्रोत मान लें तो छोड़ने के में दिए गए उदाहरण जोड़ने के लिए हो सकते हैं। तो कभी कभी कुछ छोड़ा जाता है, कभी कभी कुछ जोड़ा भी जाता है। अन्य प्रकार के ऊपर अनुवाद में भाषा के स्वाभाविक प्रयोग के अनुसार वाक्य में कुछ अन्य रूपांतरण भी किए जाते हैं। एक वाक्य को एक से अधिक वाक्य में या अधिक वाक्य को एक वाक्य में बदलना मूल पाठ के एक वाक्य का कभी कभी एक से अधिक वाक्य में या अधिक वाक्यों का एक में बदलना पड़ता है। तो कई वाक्य हैं, तो वहाँ पे मैं वहाँ गया, फिर वहाँ देखा, फिर वहाँ से मैंने पानी लिया, फिर मैंने पानी पिया, फिर मैं वहीं बैठ गया। तो अब इतने वाक्यों के लिए एक वाक्य है, मैं वहाँ गया, पानी पिया और वहीं बैठ गया। अब वहाँ गया, वहीं रहा, वहीं। तो जहाँ पे हम कहते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं तो मगर 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 अगर इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन यदि, अब इन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। तो वहाँ पे हम जैसे वो यदि लगा के फिर वाक्य आ गया, फिर लेकिन लगा के आ गया, तो वाक्य एक तरह के, उसमें जो मिश्रित वाक्य को एक वाक्य है या तो सरल वाक्य में या संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। इस प्रकार मिश्रित के लिए सरल या संयुक्त हो सकता है, तो संयुक्त के लिए मिश्रित या सरल हो सकता है। उपवाक्यों के लिए पदबंध। कभी कभी लक्ष्य भाषा में उपवाक्यों के स्थान पर स्रोत सामग्री में वाक्य के लिए पदबंध का भी प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि अनुवाद में स्रोत भाषा का वाक्य लक्ष्य भाषा में किए गए अनुवाद को वाक्य को प्रभावित करता है, और नतीजा यह होता है कि अनुवाद के ऐसे वाक्य लक्ष्य भाषा में प्रकृति के अनुरूप नहीं रह पाते। अब हम देखेंगे अनुवाद और रूप विज्ञान। वाक्य रूप से बनते हैं और अनुवाद में एक भाषा के वाक्यों के दूसरे भाषा में रूपांतरित किया जाता है। तो इस तरह स्रोत भाषा के रूपों या रूप के समूह के स्थान पर लक्ष्य भाषा के अपेक्षित रूप या रूप समुच्चयों को अनुवाद में रख दिया जाता है। रूप विज्ञान का अनुवाद से बहुत सीधा संबंध है। रूप विज्ञान में किसी विशेष भाषा के रूप विज्ञान का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है तथा उससे संबंधित नियमों का निर्धारण किया जाता है। अनुवादक के लिए स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों भाषाओं के रूप विज्ञान से भली भांति परिचित होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूप ही वो ईंट है जिससे वाक्य रूपी दीवार खड़ी करके भाषा की इमारत बनाई जाती है। अब रूप क्या है भाई? हम पूरे वाक्य को हमने पढ़ा जिसमें शब्द जो है वो अर्थ दिया, और अर्थ जो है अर्थ से बना, फिर शब्दों से बना वाक्य जब बना तो वो वाक्य का एक रूप आना चाहिए, मतलब वो एक भाव को प्रकट करना चाहिए। उस वाक्य की संरचना सही से बननी चाहिए और उससे एक रूप हमें मिले। तो अगर ये नहीं मिल रहा हमें, तो सारी किताब पढ़कर हमें क्या फ़ायदा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा बोलना क्या चाहते हैं। ये कविता का मतलब क्या है? कविता तो हमने पढ़ ली, कोई मतलब नहीं निकाल पा रहा हूं। ऐसे कई प्रश्न उठ जाते हैं। रूप संरचना से तात्पर्य किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रूपों का मूल शब्द या धातु के आधार पर निर्माण करना। यदि हम हिंदी को आधार मानकर शब्द निर्माण
को भी रूप निर्माण में शामिल करें तो ये मुख्य निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्रत्ययों से शब्दों का निर्माण, उपसर्गों से शब्दों का निर्माण, समासों शब्दों से शब्दों का निर्माण, पुल्लिंग रूपों से स्त्रीलिंग रूप, एक वचन से बहुवचन, मूल रूप से विकृत रूप, संज्ञा और सर्वनाम से कारक रूप का निर्माण, विशेषणों के तुलनात्मक रूप, धातुओं में क्रिया रूप। तो रूप पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। अनुवादक के लिए स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों भाषाओं की रूप रचना और शब्द रचना से परिचित होना आवश्यक है, ताकि वो स्रोत भाषा से चयन को पहचान सके और तदनुसार लक्ष्य भाषा के चयन कर सके, नवनिर्मित शब्द या रूपों की पहचान कर सकें तथा आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्य भाषा में नए शब्दों या रूपों का सृजन कर सकें। रूप के क्षेत्र में चयन के संबंध में संकेत आगे अनुवाद और चयन में दिए गए हैं। एक हद तक अनुवादक रचनात्मक भी होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा उन्हीं शब्दों और शब्द रूपों का इस्तेमाल करें जो उस भाषा में पहले से परिचित है। किसी भाषा के वक्ता की तरह अनुवादक को भी ये पूरा अधिकार है कि वो ज़रूरत पड़ने पर उस भाषा की रचनात्मक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा उठाएं और नए शब्द और नए रूप बनाएं। लेकिन वे शब्द और रूप ऐसे होने चाहिए कि उस भाषा के स्वीकार्य हो सकें। इसके लिए ज़रूरी होना है कि अनुवादक उस भाषा के शब्द निर्माण और रूप निर्माण के नियमों को अच्छी तरह से परिचित हो। तो वहां पे हम रूपों को समझें अच्छी तरह से, तभी जाके हम अनुवाद कर सकेंगे। किसी भी भाषा में रूप विज्ञान के केवल सामान्य नियम ही नहीं होते, इसके अपवाद भी होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति केवल सामान्य नियम से ही परिचित होता है, लेकिन अनुवादक को उन अपवादों से भी परिचित होना चाहिए, वरना अर्थ का गलत अर्थ लगाया जा सकता है और ये कोई गलती हो सकती है। तो रूपों का चयन करना, तो उस पर भी हमें ध्यान देना जरूरी है। निष्कर्ष रूप में अनुवादक को स्रोत भाषा की रूप रचना और शब्दावली का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो मूल सामग्री से सही रूप में समझ सके एवं उससे लक्ष्य भाषा के रूप रचना एवं शब्दावली का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो आवश्यकता अनुसार नए शब्दों या नए रूपों का निर्माण कर सकें तथा उनके प्रयोग में अपवादों से परिचित होकर गलतियों से बच सकें। स्रोत भाषा में एक सामान्य शब्द एक लिंग का होता है, लेकिन लक्ष्य भाषा में उसका पर्याय दूसरे लिंग का होता है। तो ऐसी स्थिति में अनुवादक को अनुवाद में लिंग अवश्य बदलना चाहिए, अन्यथा अर्थ सही रूप से प्रकट नहीं हो पाता। कुछ भाषाओं में द्विपद के रूप होते हैं। जिन भाषाओं में ऐसे रूप उपलब्ध नहीं, उनमें संख्यावाचक शब्द के साथ बहुवचन रूप का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार कुछ भाषाओं में त्रिवचन के रूप भी मिलते हैं जो भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे रूप का निर्धारण करेंगे, उसको रूप को चयन करेंगे, तो वहाँ बहुत सारे विषयों पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है, तभी जाके हम उसको सही प्रकार से उसका रूप प्रस्तुत कर पाएंगे, नहीं तो प्रस्तुत नहीं कर पा सकते। अनुवाद और शब्द विज्ञान। वाक्य विज्ञान में हमने देखा कि कभी कभी अनुवाद में स्रोत भाषा के एक व्याकरणिक रूप को लक्ष्य भाषा में दूसरे व्याकरण में बदलना पड़ता है, जैसे विशेषण के स्थान पर संज्ञा या क्रिया विशेषण आदि। कुछ भाषाओं में लिंग परिवर्तन के कारण अर्थ भी बदल जाते हैं। अनुवादक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे नाम से ही पता चलता है कि शब्द विज्ञान भाषा विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें शब्दों का अध्ययन और सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की
सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है, यानी शब्द भाषा की एक इकाई है। इसका एक अर्थ होता है, ये अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ये स्वतंत्र है, अर्थात शब्द का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है और भाषा को समझने के लिए शब्दकोश बनाए जाते हैं। जैसे वाक्य है, तो वाक्य में जो शब्द हैं वो शब्द उस वाक्य के मूल रूप को या उस वाक्य के अर्थ को जो है बदल सकते हैं, अगर उसमें लिंग या वचन उसमें बहुत जो है एक महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाते हैं, जिसमें शब्द जो है वो प्रमुख हैं। तो शब्द जो है, एक शब्द, ये जैसे मैंने पहले कहा था आपको, एक शब्द एक वाक्य भी है, जैसे हाँ कहें या ना कहें, ठीक है। एक पूरे उपन्यास में आप देखेंगे कि जब संवाद होते हैं, वार्तालाप होते हैं, तो वहाँ पे जो है एक एक वाक्य जो है छोटे छोटे से होते हैं, हाँ, नहीं, हो सकता है, कभी नहीं, कभी, सब, ऐसे एक एक शब्द। तो वाक्य विज्ञान जो है उसको समझना जरूरी है। शब्द में भाषा की वो सभी मूल इकाई शामिल है जो अर्थात्मक और स्वतंत्र हैं, यानी मूल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इन शब्दों में संबंध परक तत्वों को जोड़ने से कारक रूप और क्रिया रूप बनते हैं और इन रूपों से वाक्य बनते हैं और एक भाषा के वाक्य का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। यानी शब्द एक ईंट है जिसे संबंध परक तत्व के गरे से जोड़कर वाक्य रूप दीवार बनाई जाती है और इस दीवार का इस्तेमाल भाषा का महल बनाने के लिए किया जाता है। फिर जब एक भाषा के वाक्य को दूसरी भाषा के वाक्य में बदलकर अनुवाद किया जाता है तो अनुवाद और शब्द विज्ञान स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से बहुत अधिक संबंध होते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि शब्द विज्ञान की मदद के बिना अनुवाद नहीं किया जा सकता। शब्द विज्ञान को समझना जरूरी है। शब्द विज्ञान में शब्दों का निर्माण और वर्गीकरण शामिल है। अनुवाद करते समय हमें जरूरत के अनुसार उपसर्ग, प्रत्यय और समास आदि का प्रयोग करके नए शब्द बनाने होते हैं तथा पुराने शब्दों का वर्गीकरण करना होता है और देखना होता है कि किस तरह के अनुवाद में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शब्द निर्माण के बारे में संकेत अनुवाद और रूप विज्ञान के अंतर्गत पहले से दिए जा चुके हैं। यहाँ शब्दों के वर्गीकरण और उनके अनुसार शब्दों के चयन से संबंधित कुछ ऐसी बातें ली जाएं जो अनुवाद से संबंधित है। शोध भाषा के भावों या विचारों को लक्ष्य भाषा में सफलतापूर्वक और सटीक रूप से व्यक्त करने के लिए अनुवादक को लक्ष्य भाषा की शब्दावली का वर्गीकरण करना होता है तथा अपने लिए शब्दों का चयन करना होता है। हिंदी भाषाओं की शब्दावली को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इतिहास के आधार पर भारतीय भाषाओं के शब्दों को 4 श्रेणी में रखा जा सकता है: तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। ठीक है, और इसके उदाहरण हैं शुद्ध संस्कृत शब्द हैं वो तत्सम है। तद्भव तत्सम शब्द के निरूपण या विकास से बने हुए शब्द हैं। जैसे तत्सम में कृष्णा, गृह, दही, गृह, दधि, नित्य। तत्सम शब्द के निरूपण में जैसे कान्हा, घर, दही, नाच। विदेशी जैसे इसमें तत्सम विदेशी शब्द भी शामिल हैं, जैसे सिग्नल, कार्क, स्टेशन, लॉर्ड, जुल्म, मर्जी। तद्भव विदेशी शब्द जैसे सिग्नल, काग, टेसन, मर्जी, बाग, दरोगा आदि। देशज, इसमें शब्द शामिल हैं जो उपरोक्त किसी में नहीं है, जैसे देशज शब्द हैं अटकल, घुसा, चूहा, अलबेला, तेंदुआ। इतिहास के आधार पर अनुवाद को कई स्थितियों में चुनाव करना पड़ता है। यदि अनुवाद बच्चे के लिए किया जा रहा है तो उसमें प्रयुक्त शब्दावली बोलचाल की होगी, कठिन संस्कृत या कठिन फारसी शब्द के बिना। वयस्क साक्षरों के लिए भी है तो लगता है लगभग वैसे ही होना चाहिए।
लेकिन अनुवादक सुशिक्षित लोगों के लिए है तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ होंगी, ऐसे कोई प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। तो मतलब जैसे जैसे लोग हमें लोगों के लिए हमें अनुवाद करना है, वैसे वैसे शब्दों का, जैसे बाल साहित्य के लिए हम कर रहे हैं तो बाल साहित्य, जैसे साक्षर हैं और वैसिक हैं तो उनके लिए समान शब्दावली का। अब पढ़े लिखे लोग, सुशिक्षित लोग जो अच्छी तरह से पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, उसके हिसाब से उनके लिए अर्थ अभिधार्थक जिनका केवल अभिधार्थ है, लक्षणा वो जिनका लक्षणार्थ है, लक्षणार्थिक, व्यंजनार्थिक जिसका व्यंजनात्मक अर्थ है। तो इस प्रकार से उसका शब्द का अर्थ भी निकलता है। शैली प्रधान, शैली प्रधान साहित्य के अनुवादक का ध्यान आकर्षित करता है। वो पागल है, वो घोड़ा है से तात्पर्य है कि पागल अर्थ को दर्शाता है घोड़ा संकेतात्मक तरीके से। आप उसे काम देते हैं, वो घोड़ा है का मतलब घोड़े से संबंधित संदर्भ की ओर इशारा करते हैं, अर्थात केंद्रित अभिव्यक्तियाँ धुंधली और पेचीदा होती हैं, इसलिए दर्शक उसमें संभवतः भटक जाते हैं। संकेतात्मक और संदर्भित अभिव्यक्तियाँ प्रतीक, चिन्ह, तंग और धाराधर होते हैं, इसलिए दर्शक इसे तभी नहीं बल्कि अधिकतर उपयोग करना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए घोड़ा संकेत है कि तेज़ दौड़ने के लिए, तो वो हम कह रहे हैं किसी व्यक्ति को लेकर बात करें तो वो घोड़ा है, तो वो तेज़ दौड़ने वाला। वो पागल है का तात्पर्य क्या है, किसी कह रहे हैं वो पागल है तो मतलब क्या है, वो उस काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहा, कुछ करने के तरीके में जो है वो कुछ सही प्रणाली नहीं है। तो शैलियों का प्रयोग हमें ध्यान से करना चाहिए। ध्वनि, अनुप्रास, व्यंजन, सामंजस्य, ध्वनियात्मकता के आधार पर भी शब्दों का चयन किया जा सकता है। यदि कोई सूखे वृक्ष का वर्णन कर रहा है तो ये कहना उचित होगा क्योंकि ध्वनि के समान ही अर्थ भी होते हैं। तो ध्वनियों को रखने में भी तुकांत पद्य में अनुवादक को तुक के आधार पर भी शब्दों का चयन करना पड़ता है। मात्रा के आधार पर शब्दों में 1, 2, 3, 4, 5 आदि मात्राएं हो सकती हैं। मात्रा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार मात्रा के आधार पर शब्दों का चयन करना होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो मात्राओं में दोष आ जाता है। वर्णों के आधार पर शब्दों में 1, 2, 3 आदि वर्ण हो सकते हैं। वाणिक छंद में अनुवादक को शब्दों का चयन करते समय अक्षरों की संज्ञा का ध्यान रखना पड़ता है। प्रयोग के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य वे जो आम भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जैसे घास, अन्न, फूल, हवा, घर, रोशनी आदि। अर्ध निश्चित शब्द जो सामान्य शब्द के रूप में तथा विशिष्ट विषयों में पारिभाषिक शब्द के रूप में होते हैं। भाषा में सोना, चांदी आदि धातुओं से संबंधित या सामान्य भाषाओं में बोलने के अर्थ में, भाषा विज्ञान में अर्थ में मतलब डायलॉग के अर्थ में है, और सामान्य जो विशिष्ट विज्ञान या विषय में निश्चित रूप से अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो अर्ध निश्चित मतलब जिसके अर्थ क्षेत्र के हिसाब से बदलते हैं, सामान्यतः सामान्य भाषा में नहीं आते। उदाहरण के लिए पुस्तक विज्ञान, ध्वनिग्राम, लिपि, घोषणा, प्रतिपूरक, गणित, दशमल, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद आदि। साहित्य वाङ्मय में 2 प्रकार की रचनाएं होती हैं, शैली प्रधान या अभिव्यक्ति प्रधान। इनमें उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता, निबंध आदि शामिल हैं। इनमें प्रायतः सामान्य शब्द तथा कुछ अर्ध पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल होता है। इस श्रेणी की रचनाओं का अनुवाद तक आवश्यकता अनुसार इतिहास, अर्थ, ध्वनि, तुक, स्वर तथा वर्ण के अनुसार वर्गीकृत कर शब्दों में से अपनी शब्दावली का चयन करता है। इस श्रेणी के अनुवादक को शब्द चयन में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तथ्य या सूचना प्रदान व वैज्ञानिक शास्त्रीय, इनमें गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भाषा विज्ञान, व्याकरण, दर्शन
आदि की रचनाएं आती हैं। इनमें सामान्य शब्दों का इस्तेमाल सामान्य अर्थ में तथा तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल विशिष्ट तकनीकी अर्थ में किया जाता है। अर्ध तकनीकी शब्दों का प्रयोग दोनों ही प्रकार से किया जाता है। इस वर्ग में अनुवादक के लिए मुख्य समस्या तकनीकी शब्दों या भावों की होती है। इस दृष्टि से यदि लक्ष्य भाषा समृद्ध है तो अनुवाद में विशेष कठिनाइयां नहीं होती। तो वो हमने देखा कि अनुवाद और भाषा विज्ञान का संबंध। तो यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आप लोगों को कि जिस भाषा विज्ञान की हम बात करते हैं वो अनुवाद से जब संबंधित होता है, तो हम तो यहाँ पे सिर्फ दो भाषाओं को लेकर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हिंदी और अंग्रेजी को लेकर ये बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन भाषा विज्ञान हो या अनुवाद हो, ये पूरे विश्व के लिए विषय है, सभी क्षेत्रों के, विश्व के हर क्षेत्र से संबंधित विषय है। जहां अभिव्यक्त होता है भाषाओं से संबंधित है, विश्व के सभी भाषाओं से संबंधित भाषा विज्ञान है, विश्व के सभी क्षेत्रों से संबंधित उसका अनुवाद है उन भाषाओं में। तो आप इसको व्यापक रूप से समझें, इसको सिर्फ आप दो भाषाओं को लेकर मत समझें। जैसे बहुत सारे लिंग होते हैं तो सर कैसे लिंग हो जाएं, बहुत सारे। अब मात्राएं बहुत सारी होती हैं तो सर कैसे मात्राएं हो गई, ठीक है। तो भाषाएं भिन्न भाषाएं हैं, उसके आधार पर उसको उन भाषाओं का है, वो उसके आधार पर वो उस भाषाओं के आधार पर वो भाषा विज्ञान वहाँ पे वो उसका प्रयोग होता है, उसका अनुप्रयोग होता है। इसलिए थोड़ा सा आप जब इसको पढ़ते समय इस पर ध्यान रखें कि हम सिर्फ दो भाषा से या अनुवाद के एक क्षेत्र से केंद्रित नहीं है, ये एक व्यापक रूप में इसको हम लेंगे। तो शब्दावलियों का ज्ञान है, इस पर हम आज देखेंगे कि साहित्यिक शब्दावली में कुछ शब्दावली यहाँ प्रस्तुत हैं। कहानी, स्टोरी, उपन्यास, नॉवल, भाषण, स्पीच, शब्दकोश, डिक्शनरी, व्युत्पत्ति शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्त्र, एटिमोलॉजी, उपसर्ग, प्रेफिस, प्रत्यय, काल, पीरियड, वाच्य, स्पीच, आलोचना, क्रिटिसिज्म, कवि, पोएट, महाकाव्य, एपिक, भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स। संदर्भ पुस्तक, ग्रंथ एवं अन्य प्रकाशन, अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि, भोलानाथ तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका, कृष्ण कुमार गोस्वामी। वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशनों से बहुत सारी सामग्री को इकट्ठा किया गया है, इसमें संदर्भ के रूप में प्रयोग किया गया है, इसमें प्रस्तुत किया गया है, उदाहरणों को लिया गया है इन पुस्तकों से और वेबसाइट से सामग्रियों को, ताकि जो है हमारा व्याख्यान सरल रहें, समझ लोगों को समझने में, आप लोगों को समझने में जो है ये बहुत उपयोगी रहें। क्योंकि ये शोध पत्र नहीं है, ये एक व्याख्यान है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री जोड़ें ताकि आप लोग उसको सरल समझें। तो हमने इन सब को लिया है, बहुत सारे संदर्भों को लिया है, बहुत सारे किताबों से और इन किताबों से और वेबसाइट्स पर उपस्थित प्रकाशनों से लिया है, जिससे यहाँ पे सामग्री जोड़ी गई है। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।